हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल कर रहे होंगे। आपको पता है फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पे आपकी आईएएस और पीसीएस की तैयारी मुफ्त में कराई जा रही है, जहां पे हर एक क्लास यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को समर्पित होती है। तो इसी सिलसिले में मैं एनसीईआरटी की जो सीरीज चलाया हूँ मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री की। आपको पता होगा एनसीईआरटी में हिस्ट्री का रोल बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे कहा जाता है ओल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन मैं कहता हूँ ओल्ड और न्यू दोनों को पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है ना वो न्यू एनसीईआरटी से भी बहुत आ रहे हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज अगर देखा जाए न्यू एनसीईआरटी में जो मैंने समझा है, न्यू एनसीईआरटी को अगर मैं देखूं तो न्यू एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्शन से, आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं चैप्टर 3 करने वाला हूँ। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल। एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, साथ ही क्वालिटी की भी क्लासेस चलती है, वो आप देखते होंगे। सारी क्लासेस की लिंक नीचे मिल जाएंगी और यूपीएससी के सिलेबस और हर चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ छूट रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि आपको भी ये पढ़ना है, तो कमेंट करिए, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बंधुत्व और जातीय वर्ग, ये समाज की बात कर रहे हैं। अब मैं बातें करने चल रहा हूँ 600 ईसा पूर्व से हम 600 ईस्वी तक की बातें करेंगे इस चैप्टर में, जो कि है इसमें एनसीईआरटी के अलावा भी मैं अपनी बातें भी कुछ कुछ लगाता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लगभग 600 एक मिनट हाँ, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक मध्य भारत आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन है अगर देखा जाए, इसी समय में मौर्य वंश का उदय हुआ, मौर्य वंश चला, और इसी समय आया गुप्त वंश आया। ठीक है, मौर्योत्तर काल भी इसी में आया, मौर्योत्तर काल भी आया और गुप्तोत्तर काल भी देखा। अनेक 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 राजाओं के बारे में देखा। ये चार तो मेन को मैं कह रहा हूं। इनके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे राज्य इसी में आए। ठीक है, तो सारी लगभग मैं कहूं कि प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारत की सारी कहानियां इन्हीं के बीच में समर्पित है। इन्हीं के बीच में जैन आएंगे, इन्हीं में जैन आएंगे, यही बौद्ध आएंगे, सब लोग यही काल में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल परिवर्तनों में के समकालीन प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। क्या कर रहे हैं? वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ और वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों में एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ और संपत्ति के असमान वितरण में सामाजिक असमानताएं देखी गई। इतिहासकार इन प्रक्रियाओं के समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। देखिए, ये शब्द का अर्थ समझिए, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसका अर्थ समझिए। एक एक चीजें का अर्थ बताता हूं। इतिहास कैसे लिखा गया है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। इतिहास के स्रोत, अगर मैं कहूं प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या थे, तो स्रोत में मैं डिफाइन करूंगा कि जो पुरा पाषाण का जो उपकरण मिले हैं या खुदाई से प्राप्त सभी चीजें, ऐसे लिख रहा हूं, खुदाई से प्राप्त सभी चीजें हैं। उसके अलावा साहित्यिक विवरण इतिहास लिखने का प्रमुख स्रोत रहा है। जैसे वेद हो गया, कुरान हो गए, वेद हो गया, और सारी चीजें होंगी। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी ये अलग ही महत्व दर्शाएंगे। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों में हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक भी मिलती है। ये देखिए, अभिनायकों की झलक भी मिलती है। हम देखेंगे प्रत्येक अभिग्रंथ में
प्रत्येक अभिग्रंथ में किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण में लिखा गया है। कह रहे प्रत्येक जो ग्रंथ है वो किसी समुदाय के विशेष में लिखा गया है। अतः यह याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसने लिखे, क्या लिखा और किनके लिए लिखा, इन बात को ध्यान में लेना जरूरी है। इन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुए हो, उनका प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ है। हम ग्रंथों का उपयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। देखिए एनसीईआरटी की खासियत है कि वो बच्चों की तरह पढ़ाता है, ठीक है, आपको सीधे सीधे पढ़ना है। उपमहाद्वीप के समृद्ध उपमहाद्वीप, ये किसकी बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आपने उसमें जियोग्राफी में पढ़ा है तो जान लीजिए भारत आएगा, आधुनिक बांग्लादेश आएगा, ठीक है, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, ठीक है, श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान आएगा, ठीक है, अफगानिस्तान आएगा, ठीक है, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक महाभारत का विशेषण किया गया है, महाभारत का महाकाव्यों में किए गए। ये विशाल महाकाव्यों पर केंद्रित थे जो अपने वर्तमान रूप से 1,00,000 श्लोकों से अधिक है, जो विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही और 500 ईसा पूर्व से 1000 सालों तक इसकी ग्रंथ की रचना होती रही। बहुत सारी चीजें हुई। अभी आप देखिएगा किस प्रकार, आपको अभी मैं इतिहास पढ़ाऊंगा किस प्रकार लिपि का विकास हुआ। लिपि यानी लिखने का विकास हुआ। अगर वेदों की बात करूं, अगर यहाँ पे जो वेद थे, वेद की रचना कभी और की गई है और लिखा कभी और गया है। लिखा गया है अलग समय पे, मौर्योत्तर काल में लिखा गया है। कब लिखा गया है, मौर्योत्तर काल में लिखा गया है। लेकिन रचना कब हुई थी, इसकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के पहले, पूर्व वैदिक काल के पहले माना जाता है, ठीक है। ये चीजें प्राचीन इतिहास के बारे में समझ लीजिए। इन कथाओं तो इस काल से प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण करता है। आपको पता ही होगा कि भारत में किस प्रकार से महाभारत में कहानी लिखी गई है। इसमें यदा कदा, इसके बारे में आप जानते हैं, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, आगे चलते हैं। चलिए महाभारत की कहानियों को देखते हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण, हेडिंग क्या है, महाभारत की कहानी के बारे में करेंगे। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बीएस सुधाकरन के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरुआत की गई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जिम्मा उठाया कि भैया इनका अर्थ निकालेंगे, इनसे हम इतिहास की रचना करेंगे और समझेंगे कि महाभारत कालीन जो समाज था वो कैसा था। और साथ ही साथ हिंदू धर्म की प्राचीन चीजों को देखेंगे। हिंदू धर्म कहूं या शाश्वत धर्म कहूं, शाश्वत धर्म कहना ज्यादा उचित होगा, या भारत के प्राचीनतम धर्म की बात करूं या विश्व के प्राचीनतम धर्म को समझने का जिम्मा उठाया। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में लिपियों में लिखी गई महाभारत संस्कृत पांडुलिपि को एकत्रित किया, ठीक है। और उसके बाद परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना का एक तरीका ढूंढा। अंततः उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए जाते हैं और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में किया। कितने पृष्ठों में किया, 13,000 पृष्ठों में किया। एक सेकंड, ये क्या हो गया, 13,000 पृष्ठों में किया। हाँ, आगे चलते हैं। पहले संस्कृत के कई पाठों में अंश मिलता है, यहां पे देखिए। अच्छा, ये तो भूल ही गया, इनको करने में 47 साल का समय लगा। कितना, 47 साल का समय लगा।
इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उत्तर भारत, समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने को मिली। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण अनेक क्षत्रिय प्रभेद के उभर सामने आए। ठीक है, 13,000 पृष्ठों से हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, यहाँ पे देखिए, प्रभावशाली परंपराओं, लचीले स्थानीय विचारों, आचरण के संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास के रूप दे दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मत्रैक दोनों के चित्रित करते हैं। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो महाभारत में ब्राह्मण द्वारा लिखे गए थे, संस्कृत में ब्राह्मण द्वारा लिखे गए थे, संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे। अब चलिए, ये कहानियां तो आप पढ़ ही लेंगे, इसमें कोई खास नहीं है। आगे मैं दिखाता हूं जो आपको है बंधुत्व और विवाह, बंधुता और विवाह, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। और ध्यान रखिएगा जो ये चैप्टर में देते रहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे ब्रैकेट में छोटे छोटे दे रहे हैं, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां देते हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं। जैसे यहाँ के लिए प्रयुक्त शब्द जो किया गया है, इस बात को देखिए यहाँ पे। अब मैं इसको पढ़ने चल रहा हूं, एक मिनट। हाँ, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? यहाँ पे लिख रहे हैं कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुल शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें जाति को बांधवों से, जाति के बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। परिवार के लिए कुल शब्द जो प्रयोग किया गया है, साफ साफ लिखा है परिवार के लिए। जाति जो शब्द प्रयोग किया गया है बड़े बड़े समूहों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कुल इकट्ठे रूप में ही ट्रांसफर होते हैं, ये समझ लीजिएगा कुल। अच्छा, एक शब्द यहीं पे आपको मिलेगा, आपको मैं पहले ही बता दूं, एनसीईआरटी में ही मिलेगा अभी इसी चैप्टर में। आपने सुना होगा गोत्र शब्द को सुना होगा, गोत्र शब्द को सुना होगा। शादी विवाह के मामले में गोत्र माना जाता है। गोत्र का अर्थ जो होता है, गोत्र का अर्थ होता है जहां पे गायें बांधी जाती हैं, जहां पे गाय बांधी जाती थी, तो गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति माना जाता है इतिहास में, ये इस प्रकार हुआ कि पहले हमारे पूर्वज जहां एक साथ गाय बांधते थे, उनको एक गोत्र से कहा जाता था, एक गोत्र में कहा जाता था। और गोत्र में सेम गोत्र वालों की शादी नहीं होती। ये चीजें आपको पढ़े होंगे, ये चीजें आपके परिवार में मिलता होगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते होंगे। बंधुता और विवाह। अब देखिए, यहाँ पे आपको कई चीजें जानने को मिलेंगी। पारिवारिक जीवन सहज ही, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु उन्हें आपने देखा होगा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। सच्चाई बात है। पारिवारिक जनों की गिनती, दूसरे के रिश्ता, क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती कई प्रकार से। कई बार एक परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों के लिए आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, और कहीं पर अनुष्ठान स्थापित करते हैं, और कहीं पर झगड़े करते हैं। और जहां पे एक साथ मिल बांट के कई परिवार कर रहे हैं, उनसे बनता है जाति समूह। देखिए क्या करें, तकनीकी भाषा में हम संबंधियों को जात समूह कह के बुलाते हैं, और पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु यह संबंधों की परिभाषा अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाज में भाई बहन को चचेरे मौसेरे आदि में से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं है। ठीक है, आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकार को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिलती है। बात कर लेते हैं पितृवंशिकता का। ये आप देखिए, इन शब्दों को डिफाइन किया गया है। क्या है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र को जाता है। जैसे पिता से पुत्र को गया, पुत्र से उसके पुत्र को गया, यानी पौत्र को गया। तो ये जो आनुवंशिकता है, ये जो पितृवंशिक है कि बेटे से बेटे को ही जाएगा, इसी को कह रहे हैं पितृवंशिक। ठीक है,
और मातृवंशिक में का इस्तेमाल वहां पे है जहां परंपरा वंश माँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पिता से जुड़ा हुआ और यहाँ पे माँ से जुड़ा हुआ है। पिता से बेटे को जा रहा है तो ये पितृवंशक है और यहाँ माँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीजें यही समझ लीजिए कि यहीं से प्रश्न आते हैं। जब बंधुता के रिश्ते में बात करूं, अगर एक सेकंड, माइक तो आपका लगाया ही हूं, एक मिनट। बंधुता के बारे में अगर चर्चा करूं तो देखिएगा कि महाभारत इसी कहानी है, बंधुता पर ही कहानी लिखी गई, किस प्रकार से बंधुता है। वहां बंधुओं के दो दलों कौरव और पांडव के बीच में हुई थी। भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही बात है, यही किया गया है। दोनों दल कुरुवंश से संबंधित है। एक जनपद था जो उस समय का एक जनपद था जो कि अभी आपको 16 महाजनपद में भी मिलेगा। ठीक है, 16 महाजनपद में भी मिलेगा। ये कहानी देखिए समाज का एक प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई। हालांकि पितृवंशिक महाकाव्य की रचना से पहले ही मौजूद था, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ कर दिया। देखो ये चीजें, देखो ये वहां पे होता नहीं था। देखो बड़े बेटे को मिलेगा और इसी बात पे युधिष्ठिर और कौरव के वो थे जयद्रथ में युद्ध हो गया था। ठीक है, अधिकतर राजवंश, यहाँ पे देखिए अधिकतर राजवंश यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी में पितृवंशिक थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता पाई गई। देखिए अब विभिन्नता के बारे में ही हमको देखना है। हाँ, यहाँ से प्रश्न पीसीएस पूछ लेता है, ये याद कर लीजिएगा। ये जो दिया गया है, मैप दिया गया है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मैप दिया गया है। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई को दूसरे भाई के उत्तराधिकारी दिया जाता था। इसमें बंधु बांधव का सिद्धांत था और पितृवंशिक के प्रति झुकाव शासन परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद आप समझ लीजिए, ऋग्वेद का उल्लेख वैदिक काल में करूंगा मैं। वैदिक काल की पूरी रचना ऋग्वेद के आधार पे की गई है और जो ऋग्वेद पे कहा गया उसको कहा गया पूर्व वैदिक काल, और जो ऋग्वेद के काल के बाद आए हैं उनको कहा गया उत्तर वैदिक काल। इनकी चर्चाएं बाद में करता हूं मैं। ठीक है, पहले यहाँ पे आते हैं। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। संभवतः धनी वर्ग के पुरुष ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है, आगे चलता हूं। अब बातें करते हैं, यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं क्या बनाया गया है। ये असल में मैप अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, संभालिएगा क्योंकि बहुत अच्छा मैप बनने की उम्मीद नहीं करता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कोशिश जारी है। 1 मिनट मैप बन जाने दीजिए। ओके, आखिरकार मैंने बना ही लिया। चलिए, ये जो है यहीं पे बनाया गया है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है मैप में, ये क्षेत्र के बारे में बनाया गया है। तो यहां से आप समझ लीजिए इसी का प्रतिबिंब मैं बना रहा हूं। देखिए, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, गंगा और यमुना के नदी पे मथुरा तट स्थित है, आज का मथुरा है। सूरसेन जिसकी राजधानी विराट है, कुरु, इंद्रप्रस्थ ना, मत्स्य, कौशल, मल्ल, शांक्य, ठीक है, वत्स, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पाटिलपुत्रा, बोधगया, कुशीनगर, ये सारे स्थान दिए गए हैं। इसको आप तैयार कर लीजिएगा कि यहाँ पे कुरु पांचाल क्षेत्र के निकटवर्ती स्थान है। आप 16 महाजनपद के नाम और राजधानी तैयार कर लीजिए। ये कभी कभी पूछ लेता है, आईएएस भी पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछ रहा, लेकिन स्टेट पीसीएस जरूर पूछता है, जरूर पूछ लेता है। इसमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर आ जाते हैं। ये सही चल रहा है यानी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता होगा।
उम्मीद है ये वीडियो क्लासेस पसंद आती होंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्लासेस मैं बनाता हूँ इस टाइप की क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं या नहीं। और सीधी और पॉलिटी की क्लास जो चल रही है वो चल ही रही है। पॉलिटी की क्लास को देख लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में। संविधान और राज व्यवस्था की बातें यहाँ पे की गई है। संविधान और राज व्यवस्था की बातें की गई है। राज व्यवस्था की भी क्लासेस चलती हैं। उम्मीद है आप वीडियो को देखते होंगे। लोगों को शेयर करिए क्योंकि ये जो है बहुत ही डेडिकेटेड है, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आपके समर्थन की बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद।